सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी, जो कि सीजी व्यापम हो या ऑल इंडिया हो, किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी का एक अलग ही योगदान होता है आपके एग्ज़ाम्स में नंबर बढ़ाने के लिए, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। अभी जितने भी जो सीजी पीएससी हो या सीजी व्यापम हो, सभी एग्ज़ाम्स में आपका हिंदी आना ही आना है। तो चलिए अभी तो आने वाले एग्ज़ाम एडीओ की बात करते हैं, एडीआई की, छत्तीसगढ़ एसआई की। ये सभी में हिंदी का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपको अपनी सीट दिलाने में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है, टॉपिक क्या, ये तो पूरा हिंदी का निचोड़ है। जैसा कि हमारा एडीओ का सिलेबस है, उस एडीओ के सिलेबस में जितने भी लिखे हैं उन सभी में से एक एक दो क्वेश्चंस करके मैं आप लोगों के पूरा छाँट के आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सभी क्वेश्चन सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में आए हुए और रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से और एकदम इंटरेस्ट से पढ़िएगा, ताकि इस बार हिंदी का 10 नंबर आपसे ना चूके और एडीओ की एक सीट आपकी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने पहले क्वेश्चंस हैं उल्लास का संधि विच्छेद। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लाश, ये क्या होता है? उल्लास। आज के जो वीडियो है उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, इसमें डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन और आंसर होगा। ऑप्शन देने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और अभी जो टाइम की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग अभी एकदम अपना सब कुछ दे के पढ़ रहे हैं, ऐसा ही मैं भी किसी टाइम में पढ़ती थी, जिसका मुझे भरपूर फ़ायदा हुआ। तो क्यों ना ये फ़ायदा आप लोग भी उठाएं। तो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वृत्तमुखी स्वर की संख्या कितनी होती है? अब आप लोग पूछेंगे, आप लोगों के मन में डाउट आता होगा ये वृत्तमुखी स्वर क्या है। तो चलो आपको बताते हैं। वृत्तमुखी स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें होठों को गोल करके जिनका उच्चारण किया जाता है। जब भी हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो होठ है वह गोलाई का आकार ले लेते हैं, जैसे ऊ ओ और ओ। ये जो है ये सब वृत्तमुखी स्वर हैं, और बाकी जो बचे हैं जैसे आ ई ए और ए, ये सब क्या है? अवृत्तमुखी स्वर। तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। तो इनकी संख्या कितनी है? 4, ऊ ओ और औ। तो कितने वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अब देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन है, किन शब्दों को मूल शब्द कहा जाता है? यौगिक शब्दों को कहा जाता है, योग रूढ़ शब्दों को कहा जाता है, या फिर रूढ़ शब्दों को कहा जाता है? तो जो रूढ़ शब्द होते हैं उन्हें ही मूल शब्द कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मूल शब्द निकलते हैं वो सब रूढ़ शब्द से ही निकलते हैं, इसीलिए रूढ़ शब्दों को मूल शब्द कहा जाता है। अब चौथा है आल्पिन। आल्पिन कौन सा शब्द है? यह पुर्तगाली है, जो बार बार क्वेश्चंस में आता है। जितने ये पुर्तगाली होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, ग्रीक होते हैं, इन सब की तैयारी आप अच्छे से करिएगा। अब पांचवा है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखिएगा, चौपाई छंद के जितने भी चरण होते हैं उनमें 16 मात्राएं होती है। अब छठवा है, उसने नहाकर भोजन किया। इसमें कौन सी क्रिया का हमें पता चलता है? तो इसमें जो होगा वह पूर्वकालिक क्रिया होगा। पूर्वकालिक इसलिए होगा, उसने नहाकर, यहाँ में जो नहाकर है तो नहाकर तो मतलब वो नहा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर होगा पूर्वकालिक क्रिया। अब हमारा नेक्स्ट 7वां नंबर का क्वेश्चन है, अलंकार के मुख्यतः कितने वर्ग होते हैं? तो याद रखिएगा, अलंकार के मुख्य 3 वर्ग होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, कलेजा ठंडा होना। इस प्रकार के मुहावरे बहुत आते हैं, तो कलेजा ठंडा होना का अर्थ होता है संतोष होना। अब हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से समास के 4 भेद होते हैं। अब 10th नंबर का क्वेश्चन है, तद्धित क्या है? तो तद्धित क्या है? प्रत्यय है।
अब हमारा नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है, राम ने कहा गाड़ी उलट गई। यह कौन सा वाक्य है? तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। अब 12th है, स्वर संधि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो है संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। तो इन चारों में से सोचिए कौन सा होगा। एकदम ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीजी व्यापम के एग्ज़ाम्स में। तो जो लास्ट का ऑप्शन है पवन, वो इसका राइट आंसर होगा। स्वर संधि पवन है, क्योंकि इसमें आ और आ, प के पीछे भी वाह है और वाह में भी के आगे वाह है, इसलिए ये स्वर संधि है। अब 13 है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिफला में कौन सा समास है? तो त्रिफला है 3 फलों से मिलकर बना हुआ और जिसमें भी नंबर्स की बात आती है वो द्विगु समास होता है। तो त्रिफला में समास है द्विगु समास। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो धरती फोड़ कर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते ही आते हैं व्यापम के एग्ज़ाम में। तो जो धरती फोड़ कर निकलता है उसे उद्भिज कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ्य ध्वनि है। ओष्ठ्य कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ्य ध्वनि में आने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? पा है, फा है, बा है, भा है और माँ है। ये जो 5 है, पा, फा, बा, भा, माँ, ये कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ्य में आने वाली ध्वनि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज है। जलज क्या है? इसके में भी 4 ऑप्शन देना जरूरी है, निर्थरक, रूढ़, योग रूढ़ या फिर देशज। तो ये जो जलज है ये कौन सा शब्द है? योग रूढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बपौती क्या है? तो बपौती क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी ना हम पढ़े रहते हैं और ना ही कभी सुनने में आया रहता है। अब नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, भूतकाल का भेद नहीं है। तो भूतकाल का भेद कौन सा नहीं है? असंदिग्ध भूत। जो असंदिग्ध भूत है उसमें भेद नहीं किया जा सकता। अब 22 नंबर का क्वेश्चन है, एक आवे के बर्तन का अभिप्राय क्या है? तो एक आवे का बर्तन ये क्या है? ये है एक लोकोक्ति। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? सब एक जैसे। जैसे बोलते नहीं है कि सभी एक ही जैसे हैं एक तो घर में एक क्लास में, तो उसे किस प्रकार बोला जा सकता है? ये सभी के सभी तो एक आवे के ही बर्तन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, पलक लगना का अर्थ क्या है? ये एक मुहावरा है। तो पलक लगना का अर्थ क्या होता है? आंखें बंद कर लेना या नींद आना। ज़्यादातर इसके लिए प्रयोग होता है नींद आना। अब नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, समास के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 6 प्रकार। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव में इसका एक पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें भी से या के आए वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास में इसमें पहला पद गौण होता है। द्विगु समास में पहला पद नंबर वाला होता है, जैसे त्रिफला, त्रिमूर्ति, ये सब किस में आते हैं? द्विगु समास में। द्वंद्व समास जिसमें बीच में डैश आए, माता पिता भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास होते हैं। और बहुव्रीहि समास वो होता है जो तीसरे की ओर इशारा करे। ये सभी समास के प्रकार हैं। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो नेत्री किसको कहा जाता है? जो नेता हो पर वो पुल्लिंग ना हो, स्त्रीलिंग हो। किसी भी स्त्री नेता को क्या कहा जाता है? नेत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त स्वर कौन सा है? तो सदैव में प्रयुक्त स्वर दीर्घ संधि होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन में कौन सी संधि है? तो तपोवन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम
कौन सा संज्ञा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। प्रेम कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, क्योंकि प्रेम को हम कभी देख नहीं सकते, यह सिर्फ एक भाव है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो इसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण में लगे सही उपसर्ग को पहचानो। तो अन्वेषण में सही उपसर्ग क्या लगा है? अनु। यहाँ पर अनु उपसर्ग लगा है और बाकी जो बचा है वो प्रत्यय है। जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो आगे लगता है वह उपसर्ग कहलाता है और जो पीछे लगता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। अब नेक्स्ट है, पत्रिका में कौन सा प्रत्यय है? अभी मैंने आपको बताया जो पीछे लगता है वो क्या है? प्रत्यय है। तो इसमें ई का प्रत्यय लगा है, जो बड़ी ई वाला ई होता है वो ई का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपत्ति का सही विपरीतार्थक है। तो इसका आपत्ति का विपरीत अर्थ वाला विलोम शब्द क्या होगा? अनापत्ति होगा। अगर किसी को किसी से आपत्ति है और अगर किसी को उससे आपत्ति नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा? इसे अनापत्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त में लाया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? अधिशुल्क। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये व्यापम हर बार किसी न किसी रूप में देता ही देता है। अब इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द है ऐतिहासिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह कितना सुहावन मौसम है। इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें है विसमय सूचक वाक्य। जैसे ये जो बीच में ये है लगता है आह के बाद जो लगा हुआ है अर्धविराम, इसे क्या कहा जाता है? इसे अर्धविराम नहीं कहते हैं, ये आश्चर्य वाला होता है। जो विसमय सूचक होता है इन सब वाक्य में इसको लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब क्या होगा? उसका निश्चित अर्थ हो, और निश्चित अर्थ ना हो उसे क्या कहे जाएंगे? सार्थक शब्द नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी किस में आती है? हिंदी में। हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। संस्कृत की जो लिपि है वह भी क्या है? देवनागरी। बंगाली की जो लिपि है वह भी देवनागरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते वक्त हमारी नाक से किया जाए, यानी कि उसको उच्चारण बिना आप नाक के, अगर नाक को आप बंद कर देंगे तो उसके उच्चारण में विभिन्नता आएंगी। तो वर्ण वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वह नासिक वर्ण होता है, जैसे कि अड़ा, या, णा, ना और मा, ये शब्द क्या है? नासिक वर्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व आश्रित वर्ण को क्या कहते हैं? तो स्व आश्रित जो वर्ण है वह कौन से वर्ण में आता है? स्वर वर्ण में। चा मतलब आधा चा व्यंजन का उच्चारण होता है। कहाँ से होता है? इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो वो है तालु से। कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो पानी, रस, जल और कॉफ़ी। तो जो कॉफ़ी है वो क्या है? स्त्रीलिंग में है। अब नेक्स्ट है, सीता खेल रही होगी, इसमें कौन सा काल है? तो सीता खेल रही होगी, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि हाँ सीता खेल ही रही होगी। यहाँ पर एक शंका है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पर रही है इसीलिए यहाँ पर वर्तमान है, तो यहाँ पर क्या आएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। अब नेक्स्ट है जो कि एक मुहावरा है, वो क्या है? गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? डिंग हाँकना। ये बहुत बार आया है, एक बार मैं भी जब एग्ज़ाम दिलाने गई थी तब आया था। अब नेक्स्ट है आँख लगना। आँख लगना का मीनिंग पहले ही हम बता चुके हैं, क्या है? नींद आना। इससे पहले जो मुहावरा आया था उसमें क्या था? पलक लगना, और यहाँ पर है आँख लगना। दोनों का मतलब क्या होता है? नींद आना। अब नेक्स्ट भी वो भी क्या है? वो भी एक मुहावरा है,
चिकना घड़ा, तो चिकना घड़ा किसे बोला जाता है? निर्लज होना। जो निर्लज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चिकना घड़ा। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होता है? बेतुका या बेमेल, जो पूरा किसी की तरह ना हो, ना पूरे तीतर की तरह, ना पूरे बटेर की तरह। ये तीतर और बटेर यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मुहावरा है, और मुहावरा कभी भी सीधा नहीं कहा जाता, वो इनडायरेक्ट कहा जाता है, समझाने के लिए डायरेक्ट शब्द को, जिसमें बातों में फ़िल्टर लगाना जो कहते हैं वो क्या है? मुहावरा है। अब नेक्स्ट है लंगोटी में फाक खेलना। तो लंगोटी में फाक खेलने का अर्थ क्या होता है? दरिद्रता में आनंद मनाना। अब नेक्स्ट है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो जो खड़ी बोली है उसे मानक हिंदी के रूप में हिंदी भाषा में स्वीकार किया गया है, क्योंकि खड़ी बोली जो है वो हिंदी में सबसे पुरानी है। अब नेक्स्ट है विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो विजयदशमी संज्ञा का वह भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। निर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? नी है प्लस अर्थक, यह क्या है? संधि विच्छेद। याद रखिएगा, संधि में हमेशा विच्छेद होता है और समास में क्या होता है? विग्रह होता है। अगर क्वेश्चन में आए इसका विच्छेद करिए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर संधि है, और अगर लिया जाए कि विग्रह तो वहाँ पर समास है। ये ऐसे ऐसे ट्रिक्स होते हैं और ऐसे ऐसी चीज़ें याद करने के लिए होती हैं, जो समय पर काम आ जाए तो 1 नंबर तो मिल ही जाता है। इस वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।